हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अधिगम मंत्रा पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूं आपके बीच एक नए वीडियो के साथ। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस। अभी रिसेंट में हम जो दो एग्जाम्स हैं उनको देखने वाले हैं। एक तो एमपी वर्ग 1 का एग्जाम होने वाला है और एक एस्टेट का जो है एग्जाम वो आगे कुछ दिनों में देखने को मिलने वाला है। तो इन दोनों की जो प्रिपरेशन है वो हम लोग कर रहे हैं। और मेरा ये मन है कि जितने भी टॉपिक्स आपके उसमें इंक्लूडेड हैं वो सभी टॉपिक्स आपके करा दिए जाएं। उनसे रिलेटेड किस तरह से एमसीक्यूज बन सकते हैं, किस तरह से एमसीक्यू पूछे जाते हैं, और वो सभी आपको जो है बहुत ज़्यादा क्या करने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं। कुछ जो बच्चे हैं जो यूपी पीजीटी और टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो कुल मिलाकर के ये एक क्या है ना, ये किस तरह का इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपको 101% जो है या इनसे रिलेटेबल जो क्वेश्चंस है वो आपको देखने को मिल ही जाएंगे बहुत आराम से। ठीक है। और बाकी अगर आपको लगता है कि कहीं, देखिए प्रयास ये है कि लगभग 2 या 3 तारीख तक आपका जितना भी जो पोर्शन है, जितने भी जो टॉपिक्स या कंटेंट आप कह सकते हैं वो सभी आपके कंप्लीट हो जाए। ठीक है। उसके बाद जो है एक मैराथन ले ली जाएगी। ठीक है। ताकि वो सारी चीज़ें हम लोग एक फुल फ्लैग कर सके। ठीक है। तो ये एक चीज़ है। बाकी अगर किसी को लग रहा है कहीं पर कोई डाउट है, क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं पर भी किसी टॉपिक से रिलेटेड है या कोई टॉपिक है जो इंक्लूड नहीं हुआ है, कुछ भी चीज़ें हैं, कहीं पर भी कोई भी आपका डाउट निकल करके आ रहा है, तो आप वो मुझे जो है टेलीग्राम पर या आप उसे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और दोनों के ही जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। किसी भी तरह की क्वेरी हो है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। साथ में है, मिलकर के प्रिपरेशन करेंगे और इस बार सिलेक्शन लेकर के रहेंगे। ये हमारा शपथ है। कुछ भी हो जाए सिलेक्शन लेकर के रहना है। 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़, मैं हर वीडियो में इस हालांकि इस चीज़ को बता रहा हूँ, पर जो बच्चे नए आते हैं, ठीक है, तो उनको भी ये इस बात का पता होना चाहिए कि जो सीरीज हमारी चल रही है इसके अलावा आपको चैनल पर एक एमसीक्यू प्लेलिस्ट और मिलेगी जिसमें लगभग 30 के आसपास वीडियोस हैं। आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। सिर्फ केवल यही आप देख लेने भर से आपका काम नहीं चलेगा, आपको उन्हें भी देखना है। ठीक है। तो होगा क्या है कि वो क्या है, उसमें हर चैप्टर टॉपिक जो है एक बड़ी इंडिविजुअलिटी के साथ लिया हुआ। और यहाँ पर भी हम टॉपिक वाइज ही कर रहे हैं। जो भी जैसे केवीएस का जो सारा का सारा पोर्शन है वो सारा का सारा उसमें है ना। बट आप इस चीज को भी समझिए कि केवीएस केवल केवीएस के लिए नहीं होता है। जो चैप्टर है, जैसे प्लानिंग है, फाइनेंस है, डिबेंचर्स हैं, या इशू ऑफ शेयर्स हैं, या फॉर फीचर ऑफ शेयर्स हैं, मैनेजमेंट है, लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है ना, या आपका जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, या आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है ना, या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कंपैरेटिव और कॉमन साइज हो गया, अकाउंटिंग रेशियोज हो गए, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हो गए, या आपका सोलो प्रोपराइटरशिप हो गया, है ना, या नेचर इंटरनल ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड हो गया, वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइज। ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं एग्जाम में 2023 में, जो पॉसिबल एमसीक्यूज हो सकते हैं वो सभी एमसीक्यूज जो है वो हमने कराए हैं। कुल मिलाकर के जो वीडियोस आपको अधिगम मंत्रा पर मिल रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपको अधिगम मंत्रा पर मिल रहे हैं, वो A1 क्वेश्चंस हैं। और वहां से आपको आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प जो है वो मिलने वाली है। तो इसीलिए कोई भी वीडियो या कोई भी क्वेश्चन मिस मत कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपकी मेरिट में आपकी पोजीशन को बनाने में हेल्पफुल हो सकता है। आप समझ रहे हो इस चीज को। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको एक एक एमसीक्यू, एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से और सिस्टमेटिकली करना पड़ेगा। समय कम है, आप इस चीज का एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो बंदा मेहनत कर जाएगा वो अपनी सीट जो है मेरिट में रिजर्व कर लेगा। और मेरा प्रयास ये है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे। और जो बच्चे पहले से देख रहे हैं उनको भी पता चल रहा होगा कि जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं उनका एक अलग ही लेवल है ना। वो एक क्वेश्चन केवल एमसीक्यू नहीं है, वहां पर आपको एक पूरा टॉपिक मिल रहा है।
जैसे फीचर्स हैं तो उसमें एक डिसएडवांटेज हमने पूछ लिया, तो डिसएडवांटेज तो आपको पता चल ही रहा है, साथ साथ में आपको एडवांटेज भी पता चल रहा है ना। तो वहां पर आप कंप्लीट एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आप एक एमसीक्यू नहीं कर रहे हो, वहां पर एक से ज्यादा एमसीक्यूज जो है वो बन रहे हैं। जैसे सपोज करो आप ही से कहा गया कि भाई इसकी थ्योरीज बताइए, कोई भी है, जैसे लीडरशिप थ्योरी है तो मैंने 4 थ्योरीज दे दी, अब वो चारों की चारों ना उसी की थ्योरी है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि भाई जरूरी है कि जो सपोज करो मैंने 4 ऑप्शंस दिए, उन 4 में से मैंने 3 तो किसी और मोटिवेशन की थ्योरी है, जो मोटिवेशन की थ्योरी दी और एक लीडरशिप की दी, तो जरूरी है कि जो मैंने लीडरशिप की थ्योरी दी है वही उसमें ऑप्शन में कोई भी आ सकती है। तो इसका मतलब है कि आपको सारी मोटिवेशन की, सारी लीडरशिप की थ्योरी इसकी जानकारी होनी। ये मैं केवल आपको इलस्ट्रेट कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि एमसीक्यू जो है टॉपिक यही रहेगा, लेकिन यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो इसीलिए जब हम किसी क्वेश्चन को करते हैं ना तो उसको बड़े सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं कि इसका आंसर ये है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ लिया ये रहा आंसर, इसका क्वेश्चन ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, नहीं। उससे तो आप जितने क्वेश्चन करोगे सारे भूल जाओगे। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि हाँ भाई मेरा क्वेश्चन ये है और उसमें ये 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से ये वाला जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट है, अब ये बाकी के 3 क्यों नहीं है, इनका क्या रिलेशन है। तो एक क्वेश्चन को जब आप 1 से 2 या 3 मिनट दोगे, है ना, तो आपका वो आसानी से हो जाएगा। क्लियर है? 2 मिनट मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन को दोगे तो सफिशिएंट है। क्लियर है? क्लियर है ये वाली बात। और जो बच्चे मतलब टैप 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 या 2 टाइम्स 2.5 3 टाइम्स स्पीड से कर रहे हैं, भाई आपको मतलब अगर ऐसे कर रहे हो तो आप कोई एडवांटेज नहीं ले रहे हो। इससे अच्छा तो नहीं भी देखोगे तो भी कोई आप पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बनेगा, एज इट इज बन जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी चेंज आता है तो अगर आपने उसको अच्छे से किया होगा तो ही आप उसको कर पाओगे। तो कोई कहने का मतलब ये है कि आपके लिए अधिगम मंत्रा की पूरी तैयारी है, सारा कंटेंट आप तक पहुंच जाएगा, पहुंच रहा है, पहुंचता रहेगा। अधिगम मंत्रा मतलब इंडिविजुअली मैं ही आपके साथ बना रहूंगा। कई सारे जो बच्चे हैं क्वेरीज डाउट्स वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर पूछते रहते हैं। कुल मिलाकर के मेरा सपना है कि आपको सिलेक्शन दिलाया जाए, ठीक है। तो इसलिए आपको जितने भी उसमें मिलेंगे तो वी यूज द हैशटैग दैट सिलेक्शन लेकर के रहेंगे। तो एक मोटिवेशन है, एक पॉजिटिविटी है कि भाई हमें करना है, करना है, करना है, कैसे भी हो बस हमें करना है, ताकि हम इस बार अपना सिलेक्शन लेकर के रहें। तो जितनी भी चीजें हैं वो आप देखिए जरूर, कहीं पर कोई डाउट क्वेरी आती तो उसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो चलिए अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अपना आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। आज जो हम करेंगे वो बिजनेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, राइट, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो इन एक्ट से रिलेटेड आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटीज रहती है एग्जाम्स में आने के लिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किस मामले में असंभवता की निगरानी का सिद्धांत लागू होता है? In which of the following cases the doctrine of supervising impossibility will apply? प्रदर्शन में कठिनाई, वाणिज्यिक असंभवता, अनुबंध करते समय पार्टियों को ज्ञात असंभवता, हड़ताल, तालाबंदी और नागरिक अशांति। बताइए, in which of the following cases doctrine of supervising, doctrine of supervising, difficulty in performance, commercial impossibilities, impossibility known to the parties at the time of making the contract, strike, lockouts and several disturbances. Doctrine of supervision impossibility, तो ये जो है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जुड़ा हुआ है। किस एक्ट से जुड़ा हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, अनुबंध अधिनियम, है ना, अनुबंध अधिनियम से जुड़ा हुआ है। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है, तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है तो यहां पर जो आपका सी वाला ऑप्शन है वो सही चला जाएगा। क्लियर है? इम्पॉसिबिलिटी नोन टू द पार्टीज एट द टाइम ऑफ मेकिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध करते समय पार्टियों को ज्ञात असंभवता। तो असंभवता की निगरानी का सिद्धांत कहां पर लागू होता है? जहां पर हम पार्टियों के साथ, है ना, जो असंभवताएं हैं
अनुबंध करते समय जो असंभवताएं आ जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट, एजेंसी के अनुबंध में निहित एजेंसी किसके द्वारा उत्पन्न हो सकती है? इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एम्प्लॉयड एजेंसी में राइज बाय एजेंसी बाय स्टॉप, एजेंसी बाय नेसेसिटी, एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन या एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। बताइए कौन सा इनमें से सही है? ए, बी, सी या डी? एम्प्लॉयड एजेंसी किन किन से अराइज हो सकती है? एक तो एजेंसी बाय स्टॉपल है, एजेंसी बाय नेसेसिटी है, एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन है, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट नहीं है। तो ए, बी, सी अगर कहीं पर है तो वो करेक्ट चला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक शून्य अनुबंध है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? आपने कई बार ये क्वेश्चन जो है वो देखा होगा। एक तरफा अनुबंध, एक अनुबंध कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं। शून्य अनुबंध, शून्य अनुबंध से या निहित अनुबंध, बताइए। शून्य अनुबंध मतलब जो योग्य ही ना हो, शून्य, जिसकी वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो बी वाला जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किस मामले में असंभवता का सिद्धांत लागू होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी विल अप्लाई? प्रदर्शन में कठिनाई, वाणिज्यिक कठिनाई, ये तो अभी हमने किया था ना, असंभवता का सिद्धांत, ये तो इम्पॉसिबिलिटी यही आ गया, रिपीट हो गया क्वेश्चन ये वाला। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में निहित सही अनुक्रम कौन सा है? Which one of the correct sequence implied in the Indian Contract Act 1872? प्रस्ताव की पेशकश, ठेका, प्रतिज्ञा, समझौता, स्वीकार करना। ऑफर फॉर प्रपोजल, कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिस, एग्रीमेंट और एक्सेप्टेंस। बताइए। अच्छा, इनमें से सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करोगे क्या? नहीं। सबसे पहले प्रतिज्ञा करोगे क्या? नहीं, प्रतिज्ञा नहीं करेंगे हम सबसे पहले। अच्छा, एग्रीमेंट, समझौता करोगे क्या सबसे पहले, या सबसे पहले अपनी एक्सेप्टेंस दोगे? जैसे आपको मेरे से अनुबंध करना है, आपको मेरे से अनुबंध करना है, तो पहले आप मेरे से क्या करोगे? सर प्रॉमिस कर रहे हैं हम, या सर एग्रीमेंट कर लेते हैं, सर अपनी एक्सेप्टेंस दे दीजिए, सर कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, या सर हम आपको एक ऑफर जो है, एक प्रपोजल जो है वो ऑफर करना चाहते हैं, क्या आप के लिए सुनने के इच्छुक हैं? तो सबसे पहले जैसे आपके पास ना कई बार जो है कॉल्स आते होंगे क्रेडिट कार्ड को लेकर के, तो वो क्या देता है, पहले वो ऑफर कर रहे हैं अपना प्रपोजल, उसके बाद फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, है ना। तो पहले क्या करोगे? पहले आप ऑफर करोगे कि भाई हाँ सर, हमारा ना एक प्रपोजल है, तो हम उसको ऑफर करना चाहते हैं, तो क्या आप उसको कर लोगे? हाँ, तो मैं कहूंगा हाँ ठीक है, तो पहला तो ए हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा फिर? हाँ ठीक है, आई एम रेडी टू लिसन दिस। तो पहले मैंने क्या दे दी? फिर एक्सेप्टेंस दे दी। ए ई आ गया है ना, ए ई आ गया है क्या? ये लो, इसमें तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो एक्सेप्टेंस आ गई, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद प्रॉमिस हो जाएगा कि हाँ सर, हम ना आपसे प्रॉमिस करते हैं कि जो हमने टर्म्स एंड कंडीशंस बताई हैं उन्हीं को हम क्या करने वाले हैं? फॉलो करने वाले हैं। तो फिर वो हमारे सामने क्या ला करके रख देगा? एग्रीमेंट रख देगा। और फिर जब मैं उस एग्रीमेंट पर साइन कर लूंगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा बिक्री के अनुबंध में निहित शर्त नहीं है? Which of the following is not an implied condition in the contract of sale? गुणवत्ता या फिटनेस के रूप में स्थिति, व्यापार योग्य मात्रा के रूप में शर्त, पूर्णता के रूप में स्थिति, भार से मुक्त होने की शर्त। बताइए क्या सही होगा? implied condition in a contract sale, क्वालिटी और फिटनेस, मर्चेंटेबल क्वांटिटी, कंडीशन एज अ होलसमनेस, या कंडीशन एज टू फ्री फ्रॉम इम्बर्समेंट्स, भार से मुक्त होने की शर्त। तो
आपका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो डी जाएगा। कौन सा जाएगा? डी। क्लियर है? नेक्स्ट, ये रहा आपके सामने। माल की बिक्री अधिनियम की धारा 2 एक खरीदार को परिभाषित करती है। खरीदार सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डिफाइंस बायर एज वह व्यक्ति जो वस्तु और सेवाओं को खरीदता है, वह व्यक्ति जो केवल सामान खरीदने के लिए सहमत है, वह व्यक्ति जो सामान खरीदता है या खरीदने के लिए सहमत होता है, वह व्यक्ति जो सामान और सेवाएं खरीदता है या खरीदने के लिए सहमत होता है। तो जो व्यक्ति सामान खरीदता है या खरीदने के लिए सहमत होता है उसी को क्या कहा जाता है? खरीददार कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? खरीददार कहा जाता है। क्लियर है? सहमत होना भी जरूरी है। क्लियर है? इसलिए पहला वाला नहीं होगा। नेक्स्ट, माल की बिक्री अधिनियम के अनुसार शर्तों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? Which of the following are true about conditions according to the Sales of Goods Act? उपाधि, वर्णन, काफी कब्जा या बोझ, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, क्वाइट पोजेशन या इनकम्ब्रेंसेस। बताइए क्या सही आंसर जाएगा? ट्रू कंडीशन। भाई एक तो आपको गुड्स का टाइटल मिल जाएगा और उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है भाई, ओनरशिप तो आपको काफी नहीं मिलेगी, पूरी मिलेगी, और बोझ आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने सामान के बदले पेमेंट किया है। तो दो ही चीजें बची, ए और बी। तो ये वाला आपका जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। भाई सीधी सीधी सी बात है, आप मार्केट में कोई चीज लेने के लिए गए तो आपने उसको खरीदा, जैसे आपने कोई पेन खरीदा और 10 रुपए दे दिए, तो आपके ऊपर कोई बोझ थोड़ी है। आपने 10 रुपए का पेमेंट किया है बकायदा, और उसके बदले आपको क्या मिल रहा है? पेन मिल रहा है। तो कहने का मतलब है उसकी वैल्यू जो है आपको मिल रही है ना। तो इसका मतलब क्या? ये तो होगा नहीं। दूसरा क्या है? क्वाइट पोजेशन। भाई आपको उसका पूरा मालिकाना हक मिला है, कोई थोड़ा बहुत थोड़ी मिला है, लेकिन हाँ उस पेन के साथ आपको डिस्क्रिप्शन भी मिला है और उस पेन के साथ आपको उसका टाइटल भी मिल गया, दैट यू आर नाउ द ओनर ऑफ दिस पेन। तो इसलिए ना ये वाला करेक्ट चला जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वारंटी के मामले में खरीदार कर सकते हैं। इन केस ऑफ वारंटी द बायर कैन अनुबंध को अस्वीकार, केवल दावा क्षतिपूर्ति, माल वापस करना, कीमत का भुगतान करने से इनकार करना। देखिए अगर वारंटी में है तो आप रिफ्यूज टू पे द प्राइस तो कर ही नहीं सकते, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। माल वापस, वारंटी में माल वापस नहीं होता है, और ना ही आप जो अनुबंध हुआ है उसको अस्वीकार कर सकते हैं। बस आप क्या है, जो भी डैमेज हुआ है उसको क्लेम कर सकते हैं कि भाई हाँ ये खराब हो गया, तो आप इसको क्लेम कर दो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अवेतनिक विक्रेता का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ अनपेड सेलर इज वह व्यक्ति जिसने कीमत का भुगतान नहीं किया, वह व्यक्ति जिसने माल बेचा है और कीमत प्राप्त की है, वह व्यक्ति जिसने माल बेच दिया और अभी तक कीमत प्राप्त नहीं की है, वह व्यक्ति जिसने माल नहीं बेचा। देखो जब माल ही नहीं बेचा तो वो सेलर तो हो नहीं सकता, पहली चीज। वह व्यक्ति जिसने माल बेच और जब माल की कीमत प्राप्त कर ली तो वो अनपेड भी नहीं होगा। तो अच्छा दूसरी बात, सेलर है तो वो भुगतान नहीं करेगा, प्राप्त करेगा। तो वह व्यक्ति जो जिसने माल बेच दिया है और अभी तक कीमत प्राप्त नहीं की है उसको अनपेड सेलर कहा जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओड मी आउट? ओड कौन सा है? ओड 1 निकालना है आपको। विशिष्ट वस्तुएं, अनिर्धारित वस्तुएं, भविष्य के सामान या सुनिश्चित माल, स्पेसिफिक गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स, फ्यूचर गुड्स और असर्टेन गुड्स। बताइए क्या सही होगा? इसको मैं आपको मतलब आज का आंसर करने के लिए आपको बोल रहा हूं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो अनअसर्टेन्ड गुड्स जाएगा। अनअसर्टेन्ड गुड्स मतलब जो अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं है, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जाने वाले हो लेकिन अभी तक आपने अपनी गुड्स को आइडेंटिफाई ही नहीं किया है। तो जब तक आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करोगे आप प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, ये वाली एक कहानी होगी। बाकी में तो आप आइडेंटिफाई कर ही चुके हैं, है ना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 6 सेक्शन 6 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिफाइंस
ऊपर हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहे थे, सेल्स एक्ट भी चल रहा था, नेगोशिएबल आ गया। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? अगर मैं आपसे बात करूं, चेक, विनिमय बिल, वचन पत्र या गैर स्वीकृति द्वारा अपमान, चलिए बताइए। डिसऑनर्ड, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, बताइए। तो सेक्शन 6 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग तो चेक ही होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो आदेश पर जारी किया जाता है। नेक्स्ट, जमा प्रमाणित की न्यूनतम अवधि क्या है? मिनिमम पीरियड ऑफ सर्टिफाइड ऑफ डिपॉजिट इज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ना, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन, बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो डेज में है, तो क्लियर है 6-7 डेज ही होगा। कितना होगा? 7 डेज होगा। ये जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट है ना, चाहे लॉन्ग टर्म है चाहे शॉर्ट टर्म है, इनके पीरियड्स आपको पता होने चाहिए कि भाई कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितने पीरियड के लिए वैलिड है। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा वचन पत्र का पक्षकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्टी ऑफ प्रॉमिसरी नोट, है ना। प्रॉमिसरी नोट आपने पढ़ ही रखा होगा। क्लियर है? तो प्रॉमिसरी नोट जो है उसमें से उसकी एक पार्टी नहीं है। कौन नहीं है? निर्माता, भुगतानकर्ता, धारक या समर्थित, मेकर, पेयर, होल्डर या इंडोर्स्ड। पेयर, कौन? पेयर, ठीक है ना। जैसे सपोज करो मैं हूं, ठीक है, अब मैंने क्या है, मैंने बिल लिखा या मैंने चेक लिखा, तो चेक कौन लिख रहा है? मैं लिख रहा हूं। किसके नाम लिख रहा हूं? जैसे सपोज करो ये मैं हूं, मैंने एक चेक लिखा रवि के नाम पर, ठीक है। तो मैं ये चेक किसको जाना चाहिए? रवि को जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज तो ये थी कि इस रवि ने मेरे से कहा कि सर ये चेक ना, तो एक पार्टी तो ये हो गई मेकर वाली, एक कौन सी हो गई? ये वाली हो गई, है ना, होल्डर वाली। तो इसने कहा कि ठीक है, तो ये दोनों तो हो गए। तो इसने कहा कि ये वाला चेक ना मुझे मत दो, ये वाला चेक इसको दे दो, किशु को। किसको दे दो? किशु को दे दो। अब किशु से मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है भाई, मैं कहाँ रहता हूँ, है ना, मैं कहाँ रहता हूँ? मैं दिल्ली रहता हूँ, ये भी दिल्ली रहता है, लेकिन ये जो है बंदा ये रहता है मुंबई। अब हमारे बीच में एक बंदा है, हमारे बीच में एक बंदा है ना। तो ये जो बंदा है ये मुंबई आता जाता रहता है, तो मैंने चेक इसको दे दिया कि भाई इससे पे कर दे, तो ये पेयर हो गया देने वाला। लेकिन वास्तव में इसका जो लोड है, जो भार है, वो किस पर पड़ेगा? बनाने वाले पर पड़ेगा। तो ये नहीं होगा, भुगतान करता नहीं होगा। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट, नहीं पूछा है ना? हाँ ठीक। भारत में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अच्छा, ये जो बंदा ये इंडोर्स ही हो जाएगा, एंडोर्स, जिसको इंडोर्स किया गया है, हस्तांतरित किया गया है ना। तो इसको देख लेते हैं एक बार। भारत में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नहीं भी पूछ सकता, तो सही सारे लिख दिया मैंने, जो इनसे अलग हो वो नहीं है। तो क्वेश्चन कैसे भी मॉडिफाई किया जा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इन इंडिया? एक चेक हमेशा एक बैंकर पर तैयार किया जाता है। एक समूह को आहरणकर्ता द्वारा स्वीकृत की आवश्यकता होती है। विनिमय का एक बिल मांगे जाने पर धारक को देय तैयार किया जाता है। भुगतान करने का सशस्त्र वादा करने वाला एक वचन पत्र एक वैध वचन पत्र है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। अ चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंकर, बिल्कुल सही बात है। अ चेक रिक्वायर्स द एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉई, बिल्कुल गलत बात है, हम इससे एग्री नहीं हो रहे हैं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी ड्रॉन पेबल टू बियरर ऑन डिमांड, नहीं जी। अ प्रोमिसरी नोट कंटेनिंग अ कंडीशनल प्रॉमिस टू पे अ वैलिड प्रोमिसरी नोट, तो पहला वाला जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः
SGST अधिनियम 2017 और UGST अधिनियम 2017 द्वारा शासित है। मतलब कितने में जो है GST एप्लीकेबल है? सीधा सीधा आंसर है 31 स्टेट है, 5 यूटीज है। निम्नलिखित में से किस पर GST लगेगा? ये GST एक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। किस पर GST लगेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी चार्ज टू GST? बिजली, संपत्ति की बिक्री, मानव उपभोग के लिए शराब, इनमें से कोई नहीं। बताइए, इनमें से कोई नहीं, किसी पर भी GST नहीं लगेगा। ये सभी के सभी क्या हैं? एग्जम्प्टेड हैं। नेक्स्ट, GST किस तरह का कर है? व्हाट काइंड ऑफ टैक्स इज GST? तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा है? इनडायरेक्ट टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स नहीं है। कई बार बच्चे उसको वैल्यू एडेड लगा देता है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, ये तो बड़े मतलब ऐसे हैं कि ये क्वेश्चंस आते गए भाई, इनमें लॉजिक समझाने जैसा तो कुछ है नहीं। अब कब से लागू, अब क्यों हुआ, क्या तर्क दिया जाए? कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। सीधी सीधी सी कहानी है। क्लियर है? नेक्स्ट, डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारत में एक राष्ट्रीय GST पेश करता है। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड अ नेशनल GST इन इंडिया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है? तो 100, 122, 101 और 114। तो सी जो है 101वां संशोधन, संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारत में राष्ट्रीय GST पेश करता है। नेक्स्ट, GST को पारित करने वाला, लेकर के आने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश या असम? बताइए। असम। ये बड़े मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। कई बार बच्चे ना ऐसी क्वेश्चंस में फंस जाते हैं, और ये मान करके चलो 15 से 20 क्वेश्चन जो है आपको डिफरेंट टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, और यही क्वेश्चंस होते हैं जो आपका रिजल्ट या तो बना देते हैं या बिगाड़ देते हैं। बाकी तो लगभग यह मान करके चलिए कि जो आपसे आता है वो सबसे आता है। आपको केवल उन पर फोकस करना है जो आपसे नहीं आता है, लेकिन आप उसकी तैयारी कर रहे हैं। और मेरा जो अभी पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जा रहा है ना, वो सारा उन्हीं टॉपिक्स पर जा रहा है जो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर होता है। आप समझ रहे हो? जो बिल्कुल यूनिक, डिफरेंट, जहां पर सीधा क्वेश्चन बनता है और बच्चा वहां पर फंस जाता है। ये वही सारे क्वेश्चंस हैं आपके। इन्हें करने में भी आपको मजा नहीं आने का है। ठीक है? कई सारे बच्चों को इनमें मजा भी नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस ही ऐसे होते हैं, कुछ समझ में नहीं आते हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ते हैं, लेकिन यही क्वेश्चंस जो है आपका रिजल्ट बनाते बिगाड़ते हैं। मेरा प्रयास हो नहीं पा रहा है। क्यों? सिलेक्शन लेकर के रहना है, देकर दिला करके रहेंगे, चिंता ना करो, तो कुछ भी हो। ठीक है? चलो नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा आयकर से संबंधित नहीं है? अच्छा, एक चीज ना मैं और भी कह दूं, कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि क्या सर जो आप क्वेश्चन करा रहे हो क्या वो सफिशिएंट है, इसके अलावा हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है? देखो, यहाँ ना कुछ भी कोई ऐसी सेटिंग नहीं है जो कि भाई मुझे पता है कि ये क्वेश्चन बनेंगे। पहले भी मैंने इस चीज को कहा है कि हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस पेपर को स्टडी करते हैं, टॉपिक को स्टडी करते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को निकाल करके लाते हैं कि हमें यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, इस तरह से ये चीजें आ सकती हैं। जैसे अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन कराया था, कहाँ गया, ये रहा। जैसे इसी को ले लो, निम्नलिखित में से किस पर GST लगेगा? मैं एक भी तो आइटम दे सकता था, मैंने सारे डाल दिए। ये एक क्वेश्चन ये वाला भी था, ये रहा। कथन सही है, तो ये कथन सही नहीं है, पहला वाला कथन सही है। तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये सही है। आपसे ये भी तो 3 कथन सही दे देगा, एक गलत बता देगा, तो आपको इसको पढ़ के ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई ये चीजें इसमें सही है और ये चीजें इसमें गलत है। क्लियर है ये वाली बात? तो ये चीजें होती हैं। इसी के बेसिस पर जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना बहुत अच्छे तरीके से, तो तब जाकर के हमारा रिजल्ट निकलता है। खाली MCQ क्वेश्चन और आंसर करने से हमारा रिजल्ट नहीं निकलता है ना। तो वो एक चीज है, अगर आपने इनको बहुत सिस्टमैटिकली, बहुत अच्छे तरीके से कंठस्थ, जिसको एक शब्द यूज करते हैं कंठस्थ कर लेना, और आपने वो किया है, तो आपका फिर मोर देन इनफ है, फिर तो ज्यादा ही कर लोगे। ठीक है? बस मैं एक चीज पर ध्यान देता हूँ कि भाई आपको जो आता है, जो आप पढ़ चुके हो, वहां से अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत हो गया तो आप सोच लो आपकी जो सीट है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो वो गलत नहीं होना चाहिए, है ना? चलो नेक्स्ट आ जाओ। ये हो गया आसाम वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा आयकर से संबंधित नहीं है?
Which of the following definition is not related to the income tax? डिस्काउंट, सिंपल फॉर्म, मॉडरेट या असेसमेंट ईयर? बताइए। ये क्वेश्चंस मैं आपको दे दूं क्या? बताइए क्या है इसका। चलो इसका मैं आंसर दे देता हूं, मॉडरेट। अब मॉडरेट क्या होता है? मॉडरेट की फुल फॉर्म होती है मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। क्या? मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। तो यही जो है वो इनकम टैक्स से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स से समझ लेना। चलो नेक्स्ट, डैश संवैधानिक संशोधन विधेयक। ऊपर किसकी बात करी थी हमने? ऊपर जो हमने बात करी थी वो किसकी बात करी थी? अधिनियम की। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? विधेयक की। तो बताइए कौन सा विधेयक? 122। तो ये भी ध्यान रखना, अधिनियम और विधेयक में कभी कंफ्यूज हो जाओ, दोनों ही ऑप्शन दे रखे हो। क्लियर है? नेक्स्ट, ये कॉपीराइट के आ जाएंगे आपके। कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए पहला अपराध एक अवधि के लिए अधिकतम कारावास के लिए हो सकता है। द फर्स्ट ऑफेंस ऑफ द infringement of copyright can be for a maximum of imprisonment for a term of। तो 3 साल तो सही है, ये एक 3 साल ये रहा, एक 3 साल ये सही है भाई। 3 साल 2 लाख का जुर्माना। ठीक, नेक्स्ट, कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्क है? ये वर्क कार्य, क्या है ये? कार्य में शामिल नहीं है। वर्क अंडर कॉपीराइट एक्ट 1950। Which one of the following is not included in the term of work under Copyright Act 1957? छायांकन फिल्म, एकीकृत स्क्रिप्ट्स के लेआउट डिजाइन, एक ध्वनि रिकॉर्डिंग या एक नाटकीय कार्य। A cinematography film, layout design of integrated circuits, a sound recording, a dramatic work। ये टाइपिंग एरर होगी, सर्किट्स है, आर है ये, सर्किट्स। बताइए। देखिए कॉपीराइट में आपको पता होना चाहिए, देखिए अगर आप कोई सिनेमोग्राफी ले रहे हो तो आपका कॉपीराइट बनेगा, साउंड रिकॉर्डिंग है तो, ड्रामेटिक वर्क है तो, लेकिन आपका लेआउट डिजाइन जो है वो इसमें नहीं बनेगा, वो पेटेंट में जाएगा। नेक्स्ट, पेटेंट लो, पेटेंट का क्वेश्चन आएगा। पेटेंट को एकाधिकार अधिकारों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो सरकार द्वारा सीमित अवधि के लिए निमंत्रण के पूर्ण प्रकटीकरण के लिए दिया जाता है, अर्थात 20 वर्षों के लिए। तो आज जो पेटेंट होते हैं वो 20 साल के लिए होते हैं, ये बात सही है। पेटेंट देने का उद्देश्य आविष्कारों को उनकी सुरक्षा और उपयोग को बढ़ावा देकर प्रोत्साहित करना है ताकि उद्योगों के विकास में योगदान। बिल्कुल सही बात, तो दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है ना। पेटेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है एज अ मोनोपोली, और इसका जो होता है वो 20 ईयर्स तक का होता है, और उसका पर्पस क्या है? ताकि हम जो इन्वेंशंस हैं उनको इनकरेज कर सकें और प्रोटेक्ट कर सकें और उनको प्रमोट कर सकें। तो बिल्कुल बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? लागू कब किया गया? आया 2019 में, लागू 2020 में हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट ध्यान रखेंगे, जुलाई 2020 में भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की थी। कब की थी? कौन सा एक्ट था वो? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, अभी पढ़ा है बिल्कुल, है ना। क्या उपभोक्ता को आयोग में अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, मैं जाकर के खुद भी लड़ सकता हूँ कि भाई ये रहा परफॉर्मर, ये रहा टेस्ट और ये रहा ये सब, ठीक है ना। तो नो, बिल्कुल नहीं। तो ये जो है मैंने कॉन्ट्रैक्ट, देखिए जो एक्ट हैं उनसे रिलेटेड लिया, बाकी आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं लेटेस्ट में, वो आपको जो वीडियोस एमसीक्यूज मैंने डाले हुए हैं ना वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप किसी भी चीज, देखो क्वेश्चंस ऑलरेडी से अवेलेबल हैं। एक तो ये चीज है कि मैं अपना जो अभी ध्यान है, जैसे आपका 5-6 तारीख को पेपर है, 5 और 6 में, तो अभी या तो मैं अपना सारा का सारा उन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने में लगाऊं जो आपके लिए रेलेवेंट हो सकते हैं, या जो क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं उनको रिपीट कराऊं। तो रिपीट कराने से तो कोई बेनिफिट होगा नहीं,
है ना। लोग क्या करते हैं, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन कराते रहते हैं, तो रिपीटेड से क्या फायदा। या ऐसे बेसिक क्वेश्चन, जैसे मैं तुमको कहने लगूं कि बेटा प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स जो है, इनमें से आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, क्या लॉजिक है उसका। आपको तो इतना पता होगा ना भाई, आप मास्टर किए हुए हैं, बहुत बेसिक बेसिक जानकारी जो है वो आपको होगी, जो आपने रिवीजन किया भी होगा ये, और वहां से क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। क्वेश्चन जिस तरह का बनता है ना, वो मैं लेकर के ऑलरेडी से आपके पास आ रहा हूं, और वो क्वेश्चंस पड़े भी हुए हैं यूट्यूब पर, आप जाइए देखिए, बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगे। नहीं देखोगे तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे, ठीक है। टाइम को यूटिलाइज जो कर जाएगा वो निकल जाएगा, है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन है आज का। डैश आभूषण पर मानकीकृत चिन्ह है। आभूषण पर आपने ना उसमें हॉल, ये देखो गलत गड़बड़ कर दी मैंने, हॉलमार्क, हॉल बोल दिया तो हॉलमार्क ही चला जाएगा। जैसे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है, तो उसमें हर जो गैजेट्स हैं, जो भी कमोडिटी है, गुड्स हैं, उसमें एक क्या कह सकते हैं, मार्क बना हुआ होता है। जैसे आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई सामान खरीदेंगे तो उसमें एग्रो मार्क होगा, आप इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ खरीदेंगे तो उसपे ISI का मार्क होगा, कहीं पे जो आपके इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स उन पे इको का मार्क होगा, या आपके जो ईटेबल प्रोडक्ट्स हैं उन पे आपका ब्राउन और ग्रीन कलर का मार्क होता है। ग्रीन जो है वो बताता है कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीटली जो वेजिटेरियन है, या आपका जो ब्राउनिश मार्क है वो बताता है, या नेचुरल आपके जो इंटीग्रेंट्स हैं उनसे बना है, या जो आपका ब्राउन मार्क है वो बताता है कि ये केमिकल और जो हमारे नेचुरल इंटीग्रेंट्स हैं उनसे मिलकर के बना, और जो ब्लैक मार्क है वो बताता है कि पूरा पूरा केमिकल बेस्ड है ना। ठीक इसी तरह से जो हमारे क्या कहते हैं, आभूषण होते हैं, ज्वेलरी जो होती है, उस पर एक मार्क बना हुआ होता है जिसको हम हॉल मार्क कहते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अगर कहीं पर भी किसी भी तरह से आपको कहीं पर कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है, सो यू आर फ्री टू आस्क दैट क्वेरी एट एनी टाइम। कोई बाउंडेशन नहीं दे लगा रखी है मैंने, क्यों, क्योंकि मेन चीज क्या है, आपका एग्जाम है, और जब तक आपका एग्जाम है तब तक हम आपके साथ हैं, ठीक है। उसके बाद भी साथ रहेंगे, लेकिन उस वक्त शुभकामनाएं देने के लिए आपको आपकी नौकरी लग जाने की खुशी में। तो नौकरी लेकर के रहनी है, मेहनत करनी है। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे, न्यू लगे, और आपको लगता है कि समझ में आया है, या आपको लगता है कि हाँ भाई ये हमारे एग्जाम्स के लिए बिल्कुल अच्छे होंगे, तो उन पर अपना फीडबैक दीजिए। हम वेट कर रहे हैं आपके कमेंट्स का कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे। वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ठीक है। क्यों, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्वेरी, देखिए मेरा ये मानना है, सब्सक्राइबर्स करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ, शेयर करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ, मेरा ये मानना है, जो मतलब पर्सनली मैंने सीखा है, कि आप जब एक दो लोगों के साथ बैठते हो तो दो माइंड्स काम करते हैं, दो लोगों की क्वेरी सामने आएंगी, आप उन्हीं चीज़ों पर काम करोगे। लेकिन जब आप कम्युनिटी में बैठते हो, सोसाइटी में बैठते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ठीक है। ठीक इसको इस तरह से समझो, जैसे आप घर से कॉलेज जाते हो, कॉलेज से घर आते हो, तो आपको केवल वही चीज़ें पता है। लेकिन अगर आप सोसाइटी के बाकी लोगों से भी मिलते हो, सोशली एक्टिव हो, तो आपको दुनिया की बहुत सारी चीज़ें पता है, और आप ज़्यादा इनफ मैच्योर हैं उसके कंपैरेटिबल। क्लियर है। तो आप जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करोगे, वो उतना ज़्यादा देखेंगे, और उनके उतनी ज़्यादा डाउट्स और क्वेरीज आएंगी, और जिनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो मुझे लगता है कि हाँ भाई ये होना चाहिए, या मैंने नहीं डाला, या मेरे से मिस हो गया, वहाँ से वो क्वेश्चन आ गया, सर ये क्यों, और वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में डाल दिया, तो उससे आपका एडवांटेज होगा, ठीक है। बाकी आपका चैनल है तो आपको ग्रो करना बनता ही है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे कल कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, और बने रहिए दिगंबर के साथ। जय हिंद।